Hello everyone. In this video we will do romantic age. Time period of romantic age is 1798 to 1850. This age is also known as most revolutionary era and liberalism in literature क्योंकि इस एज में काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशंस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस आई और लिबरेशन या जो है लिबरलिज़म है वो इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लिबरलिटी रही है, लिबर्टी रही है, फ्रीडम रही है। वो आगे आपको पता चलेगा कि थीम्स में कैसे जो है फ्रीडम आई, कैसे लिबरल रही चीज़ें। ठीक है, और ग्रेट हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल चेंजेस एंड ट्रांजिशंस वर सीन इन दिस एज। इस एज में बहुत सारी चेंजेस आए जिसमें हिस्टोरिकल चेंजेस भी रहे, इकोनॉमिकल भी रहे, पॉलिटिकल चेंजेस भी आए और कई सारी ट्रांजिशंस, कई सारे जो बदलाव, चेंजेस देखने को मिले। वॉल्टर पीटर कॉल्ड इट द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस। वॉल्टर पीटर ने कहा कि कुछ स्ट्रेंज चीज़ें रही हैं जो इस एज में ऐड हुई हैं, इसीलिए उसने बोला है द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस इस एज को। देन वॉट डंटन कॉल्ड इट रेनेसा ऑफ वंडर। जो वॉट्स डंटन है उन्होंने इसको कहा है रेनेसा ऑफ वंडर। Then Dr. Radhakrishnan said that romantic literature is the outcome from depth of defeated human heart. जो romantic literature है उन्होंने कहा कि एक defeated जो heart होता है, human heart होता है, आप कह लो कि वो sad होता है या alone, isolated होता है, उसके अंदर से, उसके दिल से, heart से क्या निकलता है, romantic literature निकलता है, ऐसा कहा डॉक्टर राधा कृष्णन ने। Then romantic is in England primarily inspired by German romantic movement. तो romantic एज जो थी वो इंग्लैंड में प्राइमरीली आप कहो कि वो जर्मन रोमांटिक मूवमेंट से इन्फ्लुएंस हुई थी, इंस्पायर हुई थी। इट वॉज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिफोर विक्टोरियंस। विक्टोरियन एज से पहले ये जो टाइम पीरियड था इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुई थी। दैन it was the time of industrial revolutions. Then first revolution came in romantic age around 1780s to 1790s. पहली जो आप कह सकते हो जो है रेवोल्यूशन, क्रांति आई थी इस टाइम पे। रोमांटिक एज की पहली क्रांति कहेंगे, ना कि ऑल ओवर। ठीक है, रोमांटिक राइटर्स वर रिटर्निंग बैक टू नेचर। जैसे अपन ने देखा है कि उससे पहले के जो भी टाइम पीरियड रहे हैं, कोई गॉड के ऊपर लिख रहा है, कोई किंग्स के ऊपर लिख रहा है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं किसी के लिखने के, किसी के इकोनॉमिकल हैं, किसी के रिलीजियस हैं। तो यहाँ पे जो रोमांटिक राइटर्स थे उनकी क्वालिटी क्या थी, दैट दे वर रिटर्निंग बैक टू नेचर। ये नेचर की तरफ जा रहे थे, इनकी थीम्स जो थी वो नेचर से ही रिलेटेड थी। स्टार्ट हो गया था नेचर को जो है इन्होंने एडमायर करना शुरू कर दिया। अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस वर टेकिंग प्लेस इन दिस एरा। बहुत सारी ट्रांजिशंस हो रही थी। कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड वर बिकमिंग बेटर। इंग्लैंड की जो कंडीशन थी वो काफ़ी बेटर हो रही थी पहले से, क्योंकि पहले अपन ने पढ़ा है क्या अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, प्यूरिटन्स आए हैं, क्या उन्होंने ड्रामाज बैन किए हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें बैन की, किंग्स आए, ब्लड शेड हुआ, तो काफ़ी बुरी कंडीशन रही है, वॉर्स होते रहे हैं, सिविल वॉर भी हुए हैं इंग्लैंड में। तो यहाँ पे रोमांटिक एज में आकर आप कह सकते हो कि जो इंग्लैंड की कंडीशन थी वो पहले से बेटर हो रही थी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन बी सीन अपॉन द राइटर्स ऑफ दिस एज। इस एज के राइटर्स के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव देखने को मिलता है हमें। वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज एंड पी.बी. शेले वर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। देन जॉन कीट्स वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस रेवोल्यूशन का असर जॉन कीट्स पे नहीं हुआ, उनसे वो प्रभावित नहीं हुए। बिकॉज ऑफ दिस पी.बी. शेले क्रिटिसाइज्ड हिम। इसी चीज़ के कारण पी.बी. शेले ने क्रिटिसाइज़ किया है पी.बी. शेले ने जॉन कीट्स को, कि उन्होंने क्या कहा, दैट कीट्स पोइट्री हैज़ नो रेवोल्यूशनरी स्पिरिट।
यहाँ पे इसको करेक्ट करना, रेवोल्यूशनरी है ये। तो उन्होंने कहा पी बी शैले ने कि जॉन कीट्स की पोइट्री में कोई रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है, कोई क्रांति की चीज़ें नहीं है, क्योंकि जॉन कीट्स की जो राइटिंग होती थी वो बेसिकली ब्यूटी को एडमायर करते थे। इनका करते ये सारे नेचर को एडमायर करते थे, ब्यूटी को एडमायर करते थे, पर कहीं ना कहीं इनके ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो था इन्फ्लुएंस दिखता था। पर जॉन कीट्स जो थे वो किसी भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखते थे, वो सिर्फ नेचर को एडमायर करते थे, सिर्फ वो ब्यूटी को एडमायर करते थे। जैसे जॉन कीट्स ने कहा भी है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, कि एक ब्यूटीफुल चीज़ कोई भी होती है वो हमेशा के लिए हमारे लिए वो प्लेजर देती हैं चीज़ें। तो इसीलिए जॉन कीट्स को क्रिटिसाइज़ भी किया है पी बी शैले ने कि इनके अंदर कोई रेवोल्यूशनरी स्पिरिट नहीं है इनकी पोइट्री के अंदर। दिस एज इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पीस, अंडरस्टैंडिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, कि इस एज के अंदर कोई ब्लड शेड, कोई वॉर नहीं था। ये एज किससे रिलेटेड थी? पीस थी इस एज में, अंडरस्टैंडिंग थी, स्पिरिचुअलिटी भी थी इस एज में। दीज राइटर्स स्टार्टेड रिलेटिंग नेचर टू द गॉड, द फादर फिगर। वो एज अ गॉड देखते थे, मतलब पहले गॉड को और तरीके से देखा जाता था, यहाँ पे वो किसको गॉड मान रहे थे? नेचर को ही गॉड मान रहे थे। जैसे आजकल आप कई बार बोल देते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, तो उसकी जगह पे आप बोल देते हैं मे नेचर ब्लेस यू। तो वो आप उस टाइम पे नेचर को ही एज अ फादर फिगर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे रोमांटिक राइटर्स, जो पोइट्स थे, वो भी एज अ फादर फिगर देख रहे थे, एज अ गॉड देख रहे थे नेचर को। देन रोमांटिक्स वर मोस्टली सब्जेक्टिव, मोस्टली सब्जेक्टिव थे। सब्जेक्टिव इन द सेंस कि वो पर्सनल लाइफ को रिवील करते थे, पर्सनल लाइफ की बातें, छोटी छोटी चीज़ें, अपनी लाइफ को रिवील करना, कॉमन पीपल, कॉमन लोगों की बातों को डिफ़ाइन करना। जैसे अपन ने पढ़ा है प्री रोमांटिक में ही ये डिमांड आ गई थी कि जो लिटरेचर है वो ना सिर्फ अरिस्टोक्रेट्स से, ना सिर्फ रिच क्लास पे बेस्ड हो, बल्कि वो पुअर का भी लिटरेचर हो। तो रोमांटिक एज में आके क्या हुआ था, ये पेस्टोरल शुरू हुए थे। पेस्टोरल्स मतलब कॉमन विलेज लाइफ, गांव में लोग कैसे रहते हैं, छोटे छोटे लोगों की कहानियाँ, पुअर जो क्लास थी, सारी लोग जो थे उनकी कहानियाँ शुरू हो गई थी यहाँ पे, उनके ऊपर राइटिंग्स लिखना शुरू हो गया था। तो इसको सब्जेक्टिव कहेंगे हम। देन आगे रोमांटिक एज के अंदर ही जो राइटर्स हैं उनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है पोइट्स को, पोइट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड पोइट्स ऑफ सेकेंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है, वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज एंड साउदे, दे वर द पोइट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन। देन जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, पी बी शैले, दे बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन पोइट्स। जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे, दे वर फिलोसफिकल, काफ़ी हद तक उनको आप बोल सकते हो कि ये फिलोसफिकल थे, फिलोसफिकल बातें थी इनकी। तो यहाँ पे सेकेंड जनरेशन के जो पोइट्स हैं, दे वर हाईली सब्जेक्टिव, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव थे ये। Then after subjectivity, romantic poetry has spontaneous influence। एकदम से इनके ऊपर कौन सा इन्फ्लुएंस आया? spontaneous, मतलब spontaneous अगर शब्द का मीनिंग देखें तो एट अ टाइम, किसी भी चीज़ को देखा, एट अ टाइम कोई रिएक्शन दिया अपने, तो उसमें सब्जेक्टिविटी, पोइट्री के अंदर स्पॉन्टेनिटी कैसे आई? तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ थे वो ये कहते थे कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यू आपने देखा है बाहर, कहीं भी आपने कुछ भी देखा, आपको अट्रैक्ट किया किसी चीज़ ने, आपको अच्छी लगी वो चीज़, एकदम से आपके माइंड में कोई चीज़ अच्छी लगने पे व्यूज़ आते हैं, आपके थॉट आते हैं, उसी को आपने क्या कर दिया, अपनी शब्दों में उसको लिख दिया, तो क्या बन गई? आपकी पोइट्री बन गई। तो वो ये कहते थे कि एकदम से आपके मन में स्पॉन्टेनियसली जो फीलिंग्स आती हैं, जो इमोशंस आते हैं, दैट इज़ पोइट्री, वही पोइट्री लिखने का सही तरीका है। तो ये स्पॉन्टेनियस जो था वो इसके अंदर आ गया था। स्पॉन्टेनियस जो है वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, पोइट्री इज़ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, दिस इज़ ओवरफ्लो, OVERFLOW, overflow. He said poetry is an spontaneous overflow of emotions recollected in tranquility, कि एक spontaneous overflow है feelings का, emotions का। एवरी रोमांटिक पोइट टुक द नेचर इन हिज ओन वे, हर एक ने नेचर को अपने तरीके से देखा, अलग तरीके से देखा। किसी ने फादर फिगर देखा, किसी ने उसको मिस्टीरियस देखा। तो किसने कैसे देखा ये आप देखेंगे आगे। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट है, वर्ड्सवर्थ, ही टुक द नेचर एज द फादर फिगर के रूप में देखा। कॉलरिज ने मिस्टीरियस ब्यूटी के रूप में देखा।
कीट्स ने बिलव्ड के रूप में देखा नेचर को, शेली ने पावरफुल रेवोल्यूशनरी थिंग के रूप में देखा, एक पावरफुल जो मिस्टीरियल जो है पावरफुल क्रांतिक चीज़ है, बड़े चेंजेस आते हैं जिसमें रेवोल्यूशनरी चीज़ है उसके रूप में देखा। बायरन जो थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी सेम पावरफुल रेवोल्यूशनरी थिंग, ऐसे ही उन दोनों ने पी बी शैले और बायरन दोनों ने नेचर को सेम ही वे में एडमायर किया। देन साउदे ने देखा दैट इट हैज़ मिस्टीरियस myths एंड अ ग्रेट कनेक्शन विद ह्यूमन लाइफ। उन्होंने कहा कि नेचर में काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ हैं, मिथ्स हैं, मिस्टीरियस चीज़ें हैं, पर वो क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं, उनका बहुत ग्रेट कनेक्शन है ह्यूमन बीइंग से। उन्होंने इस तरीके से नेचर को देखा। देन रोमांटिक्स वर अगेंस्ट द आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ राइटिंग, नियो क्लासिकल आर्टिफिशियल लिटरेचर। तो वो किसके अगेंस्ट थे, वो बिल्कुल जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं लिखने के, कि आपने देखा कुछ और उसको लिखते टाइम आपने उसमें बड़े चेंजेस कर दिए, उसको अट्रैक्टिव बना दिया, आपने काफ़ी मीटर फॉलो किए, तो वो चीज़ों के ये अगेंस्ट थे। ये कोई हाइड एंड जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते थे रूल को। ये कहते थे सिर्फ जो आपने देखा है, जो इमोशन आपके अंदर, जो व्यूज़ आपके आए हैं, वो पोइट्री है। कि क्या मतलब कि आपने देखा किसी और तरीके से, फिर उसको मीटर में, फिर उसको एक लाइनों के बंधन में बांधने के लिए आपने कुछ रूल फॉलो किए। जब आप रूल फॉलो करोगे तो जो नेचुरल एक व्यू आया था आपके माइंड में, जब उसको आप रूल्स के अंदर ढालोगे तो हो सकता है वो 100% था यहाँ पे आपके माइंड में, यहाँ पे 50 भी ना बचे। तो इस चीज़ के लिए वो आर्टिफिशियल चीज़ों के अगेंस्ट थे कि आपके माइंड में जो चीज़ आई है एज इट इज़ उसको आप उसको प्रेजेंट करो अपनी पोइट्री के अंदर। इसीलिए वो आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग के अगेंस्ट थे और नियो क्लासिकल आर्टिफिशियल लिटरेचर के भी वो अगेंस्ट थे। क्योंकि नियो क्लासिकल लिटरेचर भी क्या था, वो भी क्या कर रहे थे, नियो क्लासिकल के जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, वो भी दूसरों को फॉलो करके, दूसरों को कॉपी करके लिखते थे और आर्टिफिशियल लिटरेचर कहा जाता है उनका। इसीलिए जो रोमांटिक पोइट्स थे वो नियो क्लासिकल लिटरेचर के भी अगेंस्ट थे। तो ये बेसिक था इनकी इंट्रोडक्शन आपकी रोमांटिक्स की, और उनका राइटिंग स्टाइल और उनकी बेसिक जो थीम्स थी वो क्या थी। दैट वाज रोमांटिक एज।